मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगले महीने देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है उसमें 2 राज्य ऐसे हैं मित्रों, जहां पर कि वामपंथी दल, कम्युनिस्ट पार्टियां एक बड़ी ताकत है और हुआ करती थी। मतलब केरल में अभी भी वामपंथी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां, सीपीएम, सीपीआई एक बड़ी ताकत है। शायद यह अंतिम किला है। वहीं पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है मित्रों जहां पर कि 2011 तक कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन हुआ करता था, वामपंथी सीपीएम का शासन हुआ करता था। बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 34 वर्षों तक लगातार शासन करने का एक रिकॉर्ड बनाया पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टियों ने। केरल में भी 10 साल से सत्ता में है। उससे पहले एक और राज्य त्रिपुरा, वहां भी कम्युनिस्ट पार्टियों ने लंबे समय तक शासन किया। तो मित्रों, आज हम चर्चा इस बात की करेंगे कि जहां चाहे वो त्रिपुरा हो, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन खत्म हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी अब अपना 10 वर्ष पूरा करने जा रही है। केरल, पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियों के खिलाफ ममता बनर्जी के आंदोलन को धार तब मिला मित्रों जब ममता बनर्जी भाजपा के साथ थी। बीजेपी के साथ रही तो ही ममता बनर्जी के पास वो ताकत आ पाई जब ममता बनर्जी ने वामपंथी दलों के नाक में दम कर दिया और ममता बनर्जी ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा की जिससे कि वाम मोर्चे को उखाड़ा जा सके। यद्यपि 2011 का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था, बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं थी। लेकिन उसके बाद 2011 के विधानसभा चुनाव के बाद वामपंथी 2011 के विधानसभा चुनाव में मित्रों वामपंथी मोर्चे के पास पश्चिम बंगाल में 2011 में जो है, अगर विधानसभा चुनाव की बात मैं करूं मित्रों, तो वाम मोर्चे के पास लगभग 39% वोट हुआ करता था। 39% 2011 में हार गई चुनाव, तब भी वाम मोर्चे के पास 39% वोट हुआ करता था और बीजेपी के पास 4%। याद रखिए, वाम मोर्चे के पास लगभग 39% वोट, बीजेपी के पास 4% वोट। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में मित्रों वामपंथी पार्टियों के पास 5% वोट, 5.5% वोट और बीजेपी के पास 38% वोट। 38% वोट बीजेपी के पास और वाम मोर्चे के पास 5.5%। 2011 में बीजेपी के पास 4%, वामपंथियों के पास 39%। 2016 भी देख लीजिए बीच में। 2016 में क्या हुआ था? 2016 में लगभग 25% वोट जो है मिला था वामपंथी मोर्चों को, वामपंथी पार्टियों को, और बीजेपी को 10% वोट। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वाम मोर्चे का वोट गया कहां गए? वाम मोर्चा के समर्थक बीजेपी में गए, कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थक बीजेपी में गए, चाहे वो सीपीएम हो, सीपीआई हो, फॉरवर्ड ब्लॉक हो, आरएसपी हो, ये सब के सब। आज त्रिपुरा की स्थिति क्या है मित्रों? त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष पूरा करने जा रही है। वाम मोर्चा दूसरे नंबर की पार्टी है, यह बात तय है। लेकिन वाम मोर्चा एक जमाने में त्रिपुरा में 55 से 60% वोट आया करता था उसको विधानसभा चुनाव में। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की ताकत त्रिपुरा में, वैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस के ज्यादा वोट बीजेपी के पास गई है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कम्युनिस्ट वोट कांग्रेस के पास गया हो, यह कभी नहीं हुआ। वही हाल केरल में। केरल के अगर आंकड़े को देखिएगा मित्रों, तो केरल में जो वोट आगे पीछे होता है ना, वो बीजेपी और सीपीएम के बीच होता है। लोकसभा चुनाव में अब तक का इतिहास रहा है। 2016 के विधानसभा चुनाव मित्रों याद कीजिए, 2016 के विधानसभा, 2014 से ही शुरू करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? पश्चिम केरल में बीजेपी को मिला था लगभग 11% वोट और
एलडीएफ को मिला था 40%, बीजेपी 11, एलडीएफ 40। 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2016 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की वोट बढ़ गई, विधानसभा चुनाव में बीजेपी हो गई 15% और एलडीएफ हो गई 43.5%। लोकसभा चुनाव 2019 में, 2019 के लोकसभा चुनाव में मित्रों एलडीएफ 35% और बीजेपी 15%। मतलब एलडीएफ को 2014 लोकसभा चुनाव की तुलना में 4.83% का लॉस हुआ और 4.82% का फायदा हुआ किसको? बीजेपी को। मतलब एलडीएफ का जो वोट था 2019 के लोकसभा चुनाव में, एलडीएफ मतलब सीपीएम सीपीआई सबसे ज्यादा उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां ही है एलडीएफ में, तो 4.83% वोट का नुकसान हुआ कम्युनिस्ट पार्टियों को, एलडीएफ को, और बीजेपी को फायदा कितना हुआ? 4.82%। अब 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में मित्रों एलडीएफ को मिला लगभग 33.5% वोट और बीजेपी को मिला 19.24% वोट। मतलब 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 लोकसभा चुनाव में एलडीएफ का वोट, कम्युनिस्ट पार्टियों का वोट 2.95% घटा और बीजेपी का 2.60% वोट बढ़ गया। मतलब 2014 की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट 4.82% जो बढ़ा वो एलडीएफ का 4.83% वोट था। और फिर 2024 में 2019 की तुलना में बीजेपी का वोट 2.60% जो बढ़ा वो 2.95% एलडीएफ का नुकसान था। आइए विधानसभा चुनाव 2016 विधानसभा चुनाव में मित्रों, 2016 विधानसभा चुनाव में एलडीएफ को वोट मिला था 43.5% और 2021 के विधानसभा चुनाव में 1.95% वोट बढ़ गया एलडीएफ का। और वो जो बढ़ा वोट किसका था? वो बीजेपी का वोट था। बीजेपी का 2.55% वोट घट गया। क्यों घट गया पता है? इसलिए कि बीजेपी के हिंदू वोटर को लगा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के गठबंधन को रोकने में नाकाम होगी, सफल नहीं होगी। तो एक तो चुनावी राजनीति के में क्या कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक कैसे बीजेपी के साथ आते हैं वो चीज समझिए। तो उसमें केरल और बंगाल और त्रिपुरा दोनों में अलग अलग कारण है मित्रों। केरल में कारण क्या है? केरल में एकमात्र फैक्टर है मित्रों, केरल में एकमात्र फैक्टर है आईयूएमएल, पीएफआई, एसडीपीआई। मतलब ये मैंने इसलिए कहा मित्रों ये तीनों एक फैक्टर, इसलिए कि ये फैक्टर है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, पीएफआई, एसडीपीआई, जमायत इस्लामी, ये सब एक ही थैले के हैं, एक ही थैले के हैं। और इनसे लड़ने के लिए लोगों को लगता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी सक्षम नहीं है। इनसे केरल के लोगों को, केरल के हिंदुओं को, केरल के लोगों को लगता नहीं है कि बीजेपी सक्षम नहीं है, इसीलिए मजबूरी में वो सीपीएम को वोट डाल देते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में लोगों को लगता है कि नहीं, मोदी इज देयर, दैट्स व्हाई दे कास्ट देयर वोट इन द फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी और इन द फेवर ऑफ बीजेपी यू कैन से। लेकिन इसके अलावा एक और पक्ष है मित्रों, कम्युनिस्ट पार्टी के जो कैडर हैं, जो कॉमरेड हैं, कम्युनिस्ट का जो वोटर है मित्रों, अधिकतर वोटर क्या है? दलित, ओबीसी, ईबीसी, माने जाति के आधार पर, एलआईजी मतलब लोअर इनकम ग्रुप, किसान, भूमिहीन किसान, गरीब,
गुरबा, ऐसे लोग हैं कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक वोटर। इन लोगों को लगता क्या है, इन लोगों को लगता है कि कांग्रेस इन लोगों की पार्टी नहीं है। दलित, ओबीसी, ईबीसी, एलआईजी, मार्जिनलाइज्ड क्लास जो है उनकी पार्टी नहीं है। कांग्रेस संभ्रांतों की पार्टी है। कांग्रेस इज अ पार्टी ऑफ इलीट। जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, चाहे वो बंगाल के हो चाहे त्रिपुरा के हो, ऐसे लोगों को लगा कि कांग्रेस इज नॉट एन अल्टरनेटिव, बीजेपी में भी है एन अल्टरनेटिव, दैट्स व्हाई दे स्विच्ड ओवर टू द भारतीय जनता पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी में एक और गैंग काम करता है मित्रों, जिसे हम कहते हैं पार्टीबाज। पार्टीबाज लोग, सीपीएम के अंदर जो भी पार्टीबाजी करने वाले लोग थे वो सब के सब आज बंगाल में टीएमसी के साथ हैं। टीएमसी के साथ हैं। जो पार्टीबाजी करने वाले लोग हैं वो टीएमसी के साथ हैं। केरल में भी जब लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है तो कांग्रेस के साथ हो जाते हैं। कम्युनिस्ट जब सत्ता में आने को होती है तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ होती है। ये लोग पावर क्लास हैं। ऐसे लोग कम्युनिस्ट पार्टी में भी हैं। एक जमाना था मित्रों जब कई उत्तर भारत के राज्यों में भी जो सबसे बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे वो कम्युनिस्ट हो जाया करते थे। पता है क्यों? इसलिए होते थे, वो कम्युनिस्ट बन जाते थे जिससे कि लाल झंडा गाड़ने वाले लोगों से अपनी भूमि की रक्षा कर सके। जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन के मालिक हुआ करते थे, ये लोग भी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे अपनी जमीनें बचाने के लिए। तो ऐसे लोग ये लोग जहां सत्ता होती है वहां जाते हैं। लेकिन जो निचली श्रेणी के जो समर्थक हैं, जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि नहीं, कम्युनिस्ट का विकल्प केवल और केवल गरीबों के लिए, जो दबे हुए लोग हैं, जो कुचले हुए लोग हैं, उनके लिए बीजेपी इज एन अल्टरनेटिव। आज आप पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव चाहे 2021 का हो, चाहे लोकसभा चुनाव 2019 का हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इसके वोटिंग पैटर्न का आंकड़ा निकालकर देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का जितने भी दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा वोट करने वाले लोग हैं। और ये सब के सब अधिकतर कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने समर्थक हुआ करते हैं। वैसे ही जैसे त्रिपुरा में भी आज जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो बहुत सारे कांग्रेसी, जो जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में हुआ करती थी त्रिपुरा में, तो जो कांग्रेस में जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, वैसे ही उसी कैटेगरी में जो मैंने कहा ना, सत्तावादी, जो वामपंथी नहीं थे, सत्तावादी थे, ऐसे लोग आज कांग्रेस छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी में आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी में जा नहीं सकते तो वहां है। वो सब पश्चिम बंगाल में टीएमसी में है। लेकिन जो ऐसे लोग, जिसे हम कहते थे ना कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का था, हैव्स एंड हैव नॉट, ठीक है, तो जो हैव्स हैं, हैव्स मतलब पावर, हैव मतलब पावर, तो ये पावर का अपना क्लास होता है। कहा जाता है मित्रों, कहा जाता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में एक सिद्धांत है, ठीक है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो, किसी भी पार्टी के अंदर हो। तो जो पावर में रहने वाले लोग हैं, जो एक जमाने में सीपीएम के साथ रहकर सत्ता के संसाधनों पर कब्जा करके बैठे थे पश्चिम बंगाल में, आज वो सब टीएमसी में है। लेकिन जिनके लिए सत्ता तब भी दूर थी, जो सत्ता के टूल्स थे, ऐसे लोगों का समर्थन, ऐसे कम्युनिस्ट जितने भी हैं, आप देखेंगे अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आंकड़े तो मैंने पहले ही बताया आपको, दोनों राज्यों का, तमिलनाडु का, केरल का भी और पश्चिम बंगाल का भी। त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा में तो आप कह सकते हैं कि तीसरी शक्ति ही खत्म हो चुकी है। त्रिपुरा में तो अब केवल थोड़ा बहुत जो बीजेपी के लिए प्रोटेस्ट बचा है वो वामपंथी पार्टियों से ही बचा हुआ है।
और वो भी चूंकि वामपंथी पार्टियों के साथ वहां गठबंधन की ताकत है, इसलिए आप कह सकते हैं कि गठबंधन की ताकत के कारण वहां पर कम्युनिस्ट पार्टियां कुछ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में सक्षम है। अदरवाइज त्रिपुरा में तो समाप्त हो चुकी है, पश्चिम बंगाल समाप्त हो गए। नहीं, पश्चिम बंगाल में तो पूरी की पूरी कम्युनिस्ट पार्टी जो 2011 तक सत्ता में हुआ करती थी, आज 5.5% वोट है, और बीजेपी 39% पर है, जो 2011 में 4% वोट हुआ करता था बीजेपी के पास। बीजेपी के एक भी विधायक नहीं हुआ करते थे, एक भी सांसद नहीं हुआ करते थे। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सहयोग से बीजेपी का एक सांसद जो है दार्जिलिंग लोकसभा सीट से, कभी जो पूर्व विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह, तो कभी एसएस अहलूवालिया वहां से चुनाव जीत कर जाया करते थे लोकसभा में बीजेपी से। पश्चिम बंगाल से खाता खुलता था बीजेपी का। आज पूरा का पूरा कम्युनिस्ट का वोटर समूह बीजेपी में समाहित हो चुका है। केरल में भी लगभग वही स्थिति है। केरल में भी आप देखिए, विगत साल भर के अंदर में जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, ये सब के सब आप गौर करके देखिए, सब के सब या तो दलित है या इजावा समुदाय के हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब परिवार से आने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति की है, गरीबों की राजनीति की है, गुरबों की राजनीति की है, आज ये सब के सब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चाहे वो एस राजेंद्रन हो, चाहे वो के अजीत हो, जिनको के अजीत को अभी वाईकोम विधानसभा सीट से टिकट भी मिला है, एस राजेंद्रन को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। तो ऐसे जहां भी हो, चाहे वो बंगाल हो चाहे केरल हो, जहां भी कम्युनिस्ट पार्टियों, कम्युनिस्ट जैसे जैसे कमजोर हो रही है, केरल भी मित्रों याद रखिए, केरल वो अंतिम राज्य है जहां वामपंथ का सूरज अभी तक डूबा नहीं है। और जिस दिन केरल में वामपंथ का सूरज अस्त हुआ, उस दिन पूरे आज जितने भी कम्युनिस्ट हैं ना, केवल एक समुदाय विशेष को छोड़ दीजिए, उसमें जो 1-2-4% होंगे, 2-4% होंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूं मित्रों, चूंकि कहा जाता है कि जहां इस्लाम है वहां कम्युनिस्ट नहीं, जहां कम्युनिस्ट है वहां इस्लाम नहीं। दुनिया का एक भी देश बताइए जहां शासन इस्लाम का हो, इस्लाम को मानने वाले लोग बहुमत में हो, वहां कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास हो, अस्तित्व नहीं है। और जहां कम्युनिस्ट है वहां इस्लाम नहीं है। चाइना उदाहरण है मित्रों, उइगर मुसलमानों को अपनी पहचान तक मिटा देने पर मजबूर कर दिया चीन ने। भारत की आजादी के बाद भारत से ही कई कम्युनिस्ट बड़े बड़े नेता गए थे पाकिस्तान, सबको खदेड़ कर पाकिस्तानियों ने भगा दिया 3-4 साल के अंदर में। 3-4 साल के अंदर पाकिस्तानियों ने भारत से गए हुए कम्युनिस्टों को रगेद कर भगाया, वहां से खदेड़ कर भगाया। तो जहां इस्लाम है वहां कम्युनिस्ट नहीं, जहां कम्युनिस्ट है वहां इस्लाम नहीं, यह इतिहास है। आज अगर इक्का दुक्का कोई कम्युनिस्ट दिख जाता है अगर आपको केरल में, तो इनको आप मारिच मान सकते हैं, कालनेमी मान सकते हैं, मतलब बहुरूपिया मान सकते हैं। आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। फिर मुलाकात होगी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।